नमस्कार। आज बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी ताकतवर राजवंश की जिसने हिंदुस्तान पर सदियों तक राज किया, मुगल साम्राज्य। पर सवाल यह है कि इसकी शुरुआत, इसकी नींव आखिर रखी कैसे गई। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो असल सवाल यही है कि आखिर कैसे मध्य एशिया का एक राजकुमार जो बार बार हार रहा था, अपनी जमीन खो चुका था, वो अचानक हिंदुस्तान के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का संस्थापक बन बैठा। इसका जवाब छिपा है एक जबरदस्त कहानी में, जिसमें महत्वाकांक्षा है, नई सोच है और हार न मानने का जज्बा है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस शख्स से जिसने ये सब मुमकिन किया। नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म हुआ था 1483 में मध्य एशिया के एक बहुत ही अहम इलाके फरगाना में। और बाबर का वंश कोई मामूली नहीं था। सोचिए जरा, उनकी रगों में दुनिया के दो सबसे बड़े विजेताओं का खून दौड़ रहा था। पिता की तरफ से वो तैमूर के वंशज थे और माँ की तरफ से चंगेज खान के। तो जाहिर है ऐसी विरासत ने उनकी महत्वाकांक्षा को बहुत बड़ा बना दिया था। लेकिन सिर्फ बड़ी महत्वाकांक्षा होना ही काफी नहीं होता है ना। बाबर की जिंदगी की शुरुआत एक महान सम्राट के तौर पर बिल्कुल नहीं हुई। सच तो ये है कि वो एक ऐसे राजकुमार थे जिनके पास अपना कोई राजपाट नहीं था, जिन्हें अपनी ही जमीन समरकंद से बार बार हार कर निकलना पड़ा था। तो अब हालात ये थे कि मध्य एशिया के तो सारे रास्ते बंद हो चुके थे और काबुल में भी आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। ऐसे में बाबर ने अपनी नजरें घुमाई दक्षिण की तरफ, हिंदुस्तान की ओर, जिसकी दौलत के चर्चे पूरी दुनिया में थे। तो भारत पर आक्रमण की वजहें बड़ी दिलचस्प हैं। देखिए, एक तरफ तो हालात उसे मध्य एशिया से धकेल रहे थे और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत और यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता उसे अपनी ओर खींच रही थी। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत के ही कुछ नाराज सरदारों जैसे दौलत खान लोधी ने बाबर को चिट्ठी भेज दी, एक खुला न्योता कि आओ और इब्राहिम लोधी को चुनौती दो। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, नहीं, ये तो एक नए साम्राज्य को बनाने के लिए 4 साल तक चलने वाला एक लंबा, थका देने वाला अभियान था। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे हुआ। साल 1526 से लेकर 1529 तक, यानी सिर्फ 4 साल के अंदर बाबर ने एक के बाद एक 4 बहुत ही अहम लड़ाइयां लड़ी। और इन लड़ाइयों ने न सिर्फ बाबर की जीत पक्की की, बल्कि पूरे उत्तरी भारत का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इनमें सबसे पहली और सबसे जरूरी लड़ाई थी पानीपत की। अब यहाँ जो बात हैरान करती है वो है दोनों सेनाओं का आकार। एक तरफ इब्राहिम लोधी की विशाल सेना और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर लेकिन बेहद फुर्तीली फौज। नतीजा, बाबर की छोटी मगर नई तकनीक से लैस सेना ने सुल्तान की भारी भरकम फौज को धूल चटा दी और इब्राहिम लोधी जंग में मारा गया। लेकिन एक लड़ाई जीतने से साम्राज्य नहीं बनते। बाबर की अगली और शायद सबसे बड़ी चुनौती थे राणा सांगा और उनका शक्तिशाली राजपूत संघ। यहाँ बाबर ने सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ाई लड़ी। अपनी सेना का जोश बढ़ाने के लिए उसने इस जंग को जिहाद यानी एक धर्म युद्ध का नाम दिया। सबके सामने अपने शराब के प्याले तोड़ दिए और कभी शराब ना पीने की कसम खाई। और इस जीत के बाद उसने गाजी का खिताब भी लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा राज था कि बाबर की छोटी सी सेना बार बार अपने से कई गुना बड़ी फौजों को हरा रही थी। जवाब छिपा है 2 रेवोल्यूशनरी मिलिट्री टैक्टिक्स में जो बाबर अपने साथ हिंदुस्तान लेकर आया था। इनमें से पहली थी तुलगुमा पद्धति। ये मध्य एशिया की एक क्लासिक रणनीति थी जिसमें सेना को अलग अलग हिस्सों में बांटकर दुश्मन को दोनों तरफ से यानी दाएं और बाएं से घेर लिया जाता था। ये इतनी कारगर थी कि उसके दुश्मनों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। देखिए ये काम कैसे करती थी। सेना का एक हिस्सा सामने से दुश्मन को उलझाए रखता था और ठीक उसी वक्त सेना के तेज तरार दाएं और बाएं हिस्से, जिन्हें फ्लैंकिंग यूनिट्स कहते हैं, वो घूमकर दुश्मन को पीछे से घेर लेते थे। अब दुश्मन बेचारा बीच में फंस जाता था और फिर उस पर चारों तरफ से जोरदार हमला होता था। बहुत ही जबरदस्त तरीका था ये। और बाबर का दूसरा और शायद सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन था तोपखाना। वो पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदुस्तान में तोपों और बारूद का इतने बड़े पैमाने पर और इतने असरदार तरीके से इस्तेमाल किया।
इसके लिए उसने रूमी पद्धति अपनाई, जिसमें गाड़ियों को एक साथ बांधकर एक दीवार सी बना दी जाती थी और उसके पीछे से तोपें सुरक्षित होकर दुश्मन पर आग उगलती थी। लेकिन बाबर की शख्सियत सिर्फ एक योद्धा या विजेता तक ही सीमित नहीं थी। उसका एक और पहलू था, वो कला और साहित्य का बहुत बड़ा शौकीन और पारखी था। मिसाल के तौर पर उसने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी, या जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, खुद लिखी, जो आज भी दुनिया भर में एक क्लासिक मानी जाती है। उसे बाग बगीचों से बहुत प्यार था और आगरा में उसने आराम बाग बनवाया। यहीं से मुगल गार्डन्स की वो परंपरा शुरू हुई जो आगे चलकर मुगल वास्तुकला की पहचान बनी। इतना ही नहीं, वो एक कवि भी था और उसने मुबय्यन नाम की एक नई पद्य शैली भी शुरू की। तो आखिर में बाबर को किस तरह याद किया जाना चाहिए? उसकी असली विरासत क्या है? चलिए उसके स्थायी प्रभाव पर एक नज़र डालते हैं। और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, कितनी जद्दोजहद, इतने युद्धों और इतनी जीतों के बाद बाबर अपने बनाए हुए इस विशाल साम्राज्य पर ज़्यादा दिन हुकूमत नहीं कर सका। सिर्फ 4 साल। 1530 में उसकी मौत हो गई। लेकिन उन महज 4 सालों में उसने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर अगले 300 सालों तक मुगल सल्तनत की शानदार इमारत खड़ी रही। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति, कला और इतिहास पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी नजर आती है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर बाबर मध्य एशिया में ही कामयाब हो गया होता तो क्या हिंदुस्तान का इतिहास वैसा होता जैसा हम आज जानते हैं? ये इतिहास का एक कमाल का सबक है कि कैसे कभी-कभी एक जगह की नाकामी किसी दूसरी जगह एक पूरे साम्राज्य के जन्म की वजह बन जाती है।